गुजरात में यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि हमने लिखा है कि जीपीएससी 2025 के परीक्षा में जो पेपर हुआ है उसका एक एनालिसिस करने आपके सामने आए हैं। उसमें 3 बिंदुओं की चर्चा है। पहला है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आज बताऊंगा। कट ऑफ कितना रहेगा वो बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊंगा, मतलब कि प्रश्न भी होगा और उसका आंसर। लेकिन उसके पहले दोस्तों, विश्वास लर्निंग द्वारा आईएएस 2026 के लिए 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे एक फ्री सेमिनार का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फर्जियात है। आप 9428804128 पर व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। 7043771326 पर जो है आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले विद्यार्थी को पूरा डिटेल्स 27 तारीख को सुबह 10 बजे आईएएस का प्रीलिम्स मेंस सब के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। और ठीक उसी प्रकार नवी परीक्षा पद्धति मुजब, यानी जो मेंस का सिलेबस है वो सब, जीपीएससी वर्ग 1 बे माटे फ्री सेमिनार 27 अप्रैल, लेकिन शाम को 5 बजे। तो अगर आप संपर्क करिएगा तो आप ये कह के संपर्क करिएगा कि आप यूपीएससी में सेमिनार में आना चाहते हैं या जीपीएससी में। दोनों में आपको 2 घंटे पूरा डिटेल्स बताएंगे। शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन फर्जियात है। 9428804128 या 7043771326 पर संपर्क करिए। तो 27 तारीख को 2 सेमिनार है, फ्री है आपके लिए। सुबह 10 बजे आईएएस का और शाम को 5 बजे जीपीएससी का। जो भी नया अभी मेंस में दिया है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि नया मेंस में जीपीएससी में क्या है। अब आइए आज का जो पेपर हुआ है उस पर जरा एक बार चर्चा करें। तो सबसे ज़्यादा, कभी कभी स्टॉक मार्केट गिरता है, तो सबसे ज़्यादा अगर निराशा हुआ, निराशा का मतलब कभी भी पेपर से नहीं होना चाहिए, उनकी मर्जी, जिसको चाहें जितना पूछें, लेकिन वो हुआ इतिहास से। इतिहास से दोस्तों मात्र 10 सवाल पूछा गया है, जिसमें 4 प्राचीन भारत से है, मध्यकालीन से कोई नहीं है, 3 अर्वाचीन भारत से है और 3 गुजरात से है। ये है आपका इतिहास का। लेकिन अगर 2017 और 18 को देखिएगा तो 18 में कम बैक हुआ था, इसलिए मैं अभी भी इस चीज़ को लेकर के स्थिर हूँ कि अगली बार हो सकता है इतिहास का क्वेश्चन बढ़े। कारण यहाँ मैं 2 भागों में कर दिया हूँ, लेकिन इतिहास ये है सिलेबस प्लस संस्कृति। तो अगर ये दोनों को मानिए तब तो ये अपने जगह पे है। मैंने कहा था 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा, इतिहास प्लस संस्कृति। हाँ, अंदर का हो सकता है, हो नहीं सकता है, मेरा अनुमान भी गलत पड़ा। संस्कृति से 22 सवाल पूछे गए, जिसमें 4 है भारत और 18 है गुजरात। तो ये दोनों एक जगह पर 32 हो गया। हो सकता है कि अगली बार यहाँ पर थोड़ा सा विचार किया जाए कि इसको 14 या 13 पर ले आया जाए, यहाँ 5 को बढ़ा दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो दोनों को जोड़ने से एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया कि किसी का पोर्शन बढ़ाया जा सकता है और कभी भी घटाया जा सकता है। लेकिन इतिहास और संस्कृति मिला के 32 प्रश्न पूछा और मैंने कहा था 30 से 35। अब आइए भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ मैंने 25 क्वेश्चन कहा था, 25 से 30, और वो सोशल मीडिया में है, टेलीग्राम पे है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे छिपा लिया हूँ। 29 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से है। बंधारण एक बार फिर सुपर हिट रहा, 26 क्वेश्चन।
एक प्रश्न रहा सामाजिक न्याय से और 2 क्वेश्चन रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। अब आइए आगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा, हालांकि हमें कोई शिकायत नहीं है, पेपर तो पेपर होता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा था कि 15 क्वेश्चन होगा, लेकिन ये 15 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 30 प्रश्न जो है तार्किक कसौटी से पूछा गया। अब आइए, भारत और गुजरात का अर्थतंत्र, ये भी लगभग वही रहा, 30 से 35 हमने बताया था। 29 क्वेश्चन जो है पूछा है, जिसमें भारत से 28 है और गुजरात से 1 है। भूगोल जो है मैंने कहा था 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा। देखिए भूगोल 33 पूछा है, जिसमें 22 भौतिक भूगोल। मैं फिर कह रहा हूं कि अगली बार ये नहीं होगा, जैसे यहाँ मैंने कहा कि हो सकता है अगली बार ये तार्किक कसौटी में 30 प्रश्न नहीं होगा। यहाँ मैं ही पढ़ाता हूँ, अगर ये आया तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि भारत के भूगोल का प्रश्न बढ़ जाए। ये 22 के जगह पे कम से कम ये घट के 17 पे आ जाए और ये बढ़ करके 16 पे चला जाए। लेकिन इस बार जो है सो है, 1 विश्व से, 9 भारत से और 1 गुजरात से। अब आइए दोस्तों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से 27 प्रश्न है, मैं 20 से 25 बताया था। जीव विज्ञान नहीं पूछा, भौतिकी से 1, रसायन से 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 19 और पर्यावरण से 5। सामान्य ज्ञान से 1 प्रश्न पूछा है, एकदम यूपीएससी को फॉलो किया, वो हर बार वहां भी 1 रहता है। और सांप्रत प्रवाह इधर भी है बाकी जगह, लेकिन विशुद्ध जो है वो 19 है, जिसमें 11 भारत, 2 विश्व और 6 गुजरात। ये इस बार के प्रश्न का एक टॉपिक वाइज जो है हम आपको बताए, हो सकता है कि अलग भी हो सकता हो। अब आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न आपके साथ आज डिस्कस कर देते हैं और बाकी कल मैं पूरा डिटेल्स लेकर आऊँगा आपके पास। भारतीय બંધારણ હેઠળ સામૂહિક જવાબદારીના સિદ્ધાંત નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય રીતે વર્ણન કરે છે? Which of the following correctly describes the doctrine of collective responsibility under the Indian Constitution? તે ફક્ત કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળને લાગુ પડે છે અને રાજ્ય મંત્રીમંડળને નહીં। अगर आप मेरा पुराना पिछला वीडियो देखिए, ठीक पिछला, तो मैं परीक्षा के 1 दिन पहले क्लास में बच्चों को बताया था कि कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचिएगा। तो ये गलत है, ये बात फिक्स है। केंद्रीय मंत्रिमंडल पर भी लागू करता है और राज्य पर भी करता है। केंद्रीय में कहता है आर्टिकल 75 के तहत कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो 164 में भी यही कहता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो पहला कट हो गया और ये देखिए चौथा सही हो गया, 2 बात तय हो गया। तो पहला कट हो गया, ठीक है, और चौथा पहला कट हो गया, तो यानी कि ए आंसर खत्म हो गया और चौथा सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जरा देखिए, पहला कट हो गया यानी ये खत्म, डी। मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे। तो पहला जैसे ही कट हुआ, डी गलत, बी गलत, और चौथा सही हुआ, इसका मतलब कि सी और ए दोनों। अब आपको 3 को पहले पता करिए कि वो सही है या गलत। 3 अगर सही है तो 2 सही ही है, अब इसको सोचना ही नहीं है। आप नहीं जानते हैं तब भी। राष्ट्रपति गैर वर्तणूक माटे व्यक्तिगत मंत्री ने बरतरफ करी सके छे, ये सामूहिक कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको नहीं भी पता है तो देख लीजिए, जरा समझिए।
पहला गलत है, इसका मतलब डी और बी नहीं। चौथा सही है, इसका मतलब सी और ए। और अब तीसरा ही है जो तय करेगा कि ए और सी। तो तीसरा जैसे ही गलत हुआ, आंसर हो गया ए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तोमर सर ही हैं जो ये बता सकते हैं, बाकी बस की बात नहीं है। बाकी तो हम, आप देखिएगा ना भी, कहेगा आ भनावा आ तमे भनाव्या हता, आ कीदू थू न, अरे किसू कीदू थू यार, एगो लाइन कीदू थू तो हो गया कि सभी लाइन कहे थे। तो देखिएगा यही कहेगा सब मास्टर। आज ये होगा कि 200 क्वेश्चन जो है ना 400 कोचिंग से लड़ेगा, सबके किताब से क्वेश्चन आ गया होगा, इतना जानकार है। आज जितना पढ़ा रहा है सब अंडर 40 है, तो काहे तुम ही पास कर जा रहा है दे करके यार, जरा समझिएगा। जितना पढ़ा रहा है गुजरात में 90% टीचर का उम्र 40 साल से कम है, ठीक ना। क्या कहते हैं 35 साल तक उम्र है, कुछ ओबीसी माता होगा 40 होगा, प्रश्न पकड़ा रहा है लेकिन खुद नहीं पास हो पा रहा है। यही है। अब आइए, भारत में न्यायिक सक्रियता अंगे नीचे नामाथी कयु विधान साचू छे। अब देखिए कैसे सही करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखें 4 सही है क्या। केशवानंद भारती केस ए बंधारणी रीते नायंतरी के न्यायिक सक्रियता ने स्पष्टपणे व्याख्यायित करी छे, यानी ई सही है। चौथा, तो जैसे ही चौथा सही हुआ, हम जो है सी गलत, ए गलत, ठीक है। ज़्यादा मगजे नहीं लगाना है। अब सुनिएगा, अगर तीसरा सही है तो डी आंसर है, और तीसरा अगर गलत है तो बी आंसर है। तो अब देखिए थे, न्याय तंत्र एवा कायदो अथवा कारोबारी क्रियाओं ने रद्द करी सके छे जे बंधारणना मूलभूत माળખાને उल्लंघन करे छे। ये भी न्यायिक सक्रियता है। नहीं तब तो ये सबसे बड़ा चीज़ है अभी कि वक्फ बोर्ड पर किस चीज़ के लिए केस हुआ है कि भाई फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन हो रहा है। अब जो कोर्ट कहे आप फंडामेंटल राइट्स क्या है, मूलभूत मालखू, तो यही है न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब कि 3 जैसे ही सही हुआ, आंसर हो जा रहा है डी। यही जो है जानने का है। ऐसे तो हम क्लास में यहो पढ़ाते हैं कि कायदकी कारोबारी बाबतों में सक्रिय न्यायिक हस्तक्षेपनो उल्लेख है, लेकिन आज हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कम जानकारी में किस प्रकार से हम ज़्यादा जो है आंसर सही करेंगे। अब आइए, कहता है भारत ना अर्ध न्यायिक संस्थाओं विषय नीचे नामाथी कयु विधान साचू छे। अब यहाँ से अगला साल के लिए देखिए, हम अभी ये प्रश्न बना देते हैं, ये चारों नाम दे करके कह दें कि कौन अर्ध न्यायिक संस्था छे। इतने में बन गया अगला साल का एक क्वेश्चन। देख रहे हैं, तो कहता है मानव अधिकार ना उल्लंघन माटे दंड लादी सके छे। फिर देखिए क्या कहता है, नागरिक सेवकोनी सेवानी शर्तों संबंधित विवादों साथे व्यवहार करे छे। तो और कुछ हो या नहीं हो, तीसरा नंबर नहीं पढ़ना है, सही है, क्योंकि तीसरा तीनों में, चारों में, तो तीसरा नहीं पढ़ना है। तीसरा सही है कि अब दिमाग नहीं रहना है, CCI इजारा शाही व्यापार प्रथाओं ने ना, वो सही है क्योंकि वो तीनों में है। देख रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि हम अगर क्या कहते हैं 4 को पढ़ के देख लें कि अगर वो सही है तो ए कट जाएगा और बी कट जाएगा। तो भारतीय चूंटनी पंच पासे अर्ध न्यायिक सत्ताओं छे, ये सही है। तो आंसर क्या हो गया, डी और सी। ठीक। अब देख लीजिए, तीसरा तो दोनों में सही है, चौथा भी सही हो गया।
अभी दोनों में दूसरा भी सही है, दोनों में है, यानी जानना है अब ऊपर जाके कि पहला सही है कि नहीं। अगर है तो डी, नहीं है तो सी, तो पहला भी सही है, तो आंसर है इसका डी। देख रहे हैं कैसे आंसर खोजे? पहले देख लेंगे 3 3 3 3, छोड़ो इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या देखेंगे, अरे यार पहले चौथा खोज लो सही है कि गलत, बाकी दोनों अपने अलग हो जाएगा। चौथा खोज लिए। हम आपको पहले ही बताते हैं कि जीपीएससी या यूपीएससी में जो टीचर सवाल सेट करते हैं, तो हम लोग जो है, नहीं घमंड के साथ बोलेंगे, लेकिन हम लोग 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनकी मनोदशा को समझते हैं वो क्या करेंगे। नायिका वाला जो अभी आया है ना, वो कहेगा कि आप बोलिया था ना, ये क्वेश्चन बोले थे ना क्लास में, ई वाला लाइन, अरे बोलने की जरूरत नहीं है, ये खाली दो देखिए कि किस तरह से जरा सा सही और गलत की जानकारी हो, आप आंसर सही कर देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ें। भारतीय બંધારણ હેઠળ રાજ ચૂંટણી પંચની ભૂમિકાનું નીચેમાંથી કયું યોગ્ય રીતે વર્ણન કરે છે? देखिए जरा, त्रण को पकड़िए कि सही है कि गलत। गलत निकल गया तो एक के बार में उत्तर, देख रहे हैं ना, और सही निकल गया तो सी गायब। तो देखिए तो त्रण क्या कहता है, एसईसी બંધારણ ना अनुच्छेद 243 के से 243 जेड ए माथी तेमनी सत्ता मेळवे छे। क्या देख रहे हैं, ये तेमनी सत्ता मेळवे छे, यानी कि 3 सही है, ठीक ना। तो जैसे ही 3 सही है, सी को बाहर करिए। अब आगे नहीं पढ़ना है, अब 4 को पढ़ना है कि अगर 4 सही है तो ए आंसर है, और 4 अगर गलत है तो डी आंसर है, जाने नहीं है आगे। तो राज चूंटणी कमिश्नर अने सेवानी शर्तो राज्यना राज्यपाल द्वारा नक्की करवामां आवे छे, बिल्कुल सही है, समझ गए। राज चूंटणी कमिश्नर अने सेवानी शर्तो राज्यना राज्यपाल द्वारा नक्की करवामां आवे छे। आप दूसरे हिसाब से खोज के देखिए, देखिए हम कितना तरीका से बता रहे हैं। चलिए चौथा को ही पहले पकड़ें, कारण 4 सही तो बी और डी गायब। तो देखिए क्या कहता है, राज चूंटणी कमिश्नर अने सेवानो शर्तो राज्यना राज्यपाल द्वारा नक्की करवामां आवे छे, चौथा सही है, इसका मतलब आंसर ए और सी में है, ठीक। अब देख लीजिए, अगर 2 सही तो सी आंसर है, और 2 गलत तो ए आंसर है। जैसे पकड़िए, भारत ना मुख्य चूंटणी कमिश्नर ने राज चूंटणी कमिश्नर ने दूर करवानो होना तो हक चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए, हिंदी शब्द है, जो अनुवाद किए हैं वो कहीं न कहीं हिंदी किताब से पकड़े हैं, ई वाला लाइन गलत है। तो अब बताइए, 4 सही है 2 गलत है, हम काहेल पढ़ने जाएं कि 1 और 3 सही है कि गलत है? तो आंसर क्या निकलेगा इसका, ए फक्त 1 3 अने 4 हो गया। अब आइए 195, हम पॉलिटी के प्रश्न को लिए हैं, और आज मेरा उद्देश्य, मैं सबसे अलग हटके काम करता हूं, परमानेंट वाला काम। वही नहीं कि 200 में टिक मार दें, लड़का भी टिक मार के मिला लिया, लेकिन बेचारा को आया कुछ नहीं। हम आपको पेपर, ये पेपर जो है अगर टफ भी था तो कैसे सॉल्व करते वो तरीका बता रहे हैं। अब देखिए तो जरा 195, भाई थोड़ा पानी, ठीक कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो 195 सबसे पहले पकड़िए कि 4 स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर चौथा स्टेटमेंट सही है तो हम सी और डी में हैं, और गलत है तो ए और बी में है। तो चौथा क्या कहता है, देखिए तो, राज्यपाल ने मंत्री परिषदनी भलामण बिना राज विधानसभा ने विसर्जन करवानी सत्ता छे, क्यारे ने। केम के राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भलामण कर सकता है,
विसर्जन नहीं कर सकता है। विसर्जन तो फिर राष्ट्रपति के अधिकार पर होगा। 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति को यदि यह समाधान राष्ट्रपति को राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर यदि यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य में संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति विसर्जित करता है उद्घोषणा। तो देख लीजिए 4 तो गलत हो गया, तो इसका हमने सी डी नहीं होगा, ए और बी में होगा। अब ए और बी में 1 नंबर को खोजते हैं। सच तो बी नहीं ए और झूठ तो बी। ठीक है, तो पहला सही है। हम मजबूत केंद्र के साथ अर्धसंघीय प्रणाली में जीते हैं। आंसर क्या निकला? ए। कितना भी भारी सवाल से सवाल पूछ दे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं तो क्लास में पहले कहा था और मैं हमेशा लड़कों को कहता हूँ, पढ़ना तो पहला है, लेकिन उसके बाद जो बैठ के दिमाग बंद करके रोज पेपर सॉल्व करते हैं, नहीं। देख लीजिए ना, हम तो एको को नहीं सॉल्व किए हैं। वहाँ पर जब पेपर आता है तो उसके सॉल्यूशन में आप कैसे तिकड़म लगाते हैं। अब आइए 196। बड़ा 1 मिनट जरा पानी पी लेने दीजिए। कहता है भारत में बंधारणी सुधाराओ विषय नीचे ना माथी कया विधान साचूच। कहीं नहीं जाना है अपने को, चौथा खोजना है कि सही है कि गलत। चौथा स्टेटमेंट सही तब बी सी, गलत तो ये बी में फिर देखेंगे डी में। तो 101वां सुधारा जो है वो तो जीएसटी के लिए था ही, इसमें कहाँ गलती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां आ गए। अब सुनिएगा, अब या तो 1 को चेक कर लीजिए या तो 3 को कर लीजिए, 2 मत करिए। अब तो हम यहां आ गए ना, तो या तो 1 अगर सही है तो देख रहे हैं ना 180 मिनट में 200 सवाल ऐसे सॉल्व होता है। वो रट के दिमाग में फट के लाइब्रेरी में 11 घंटा लटक के, समझ गए। 2-4 गो वो जो है जिस कोचिंग के डायरेक्टर को नहीं कुछ आता है, उसके मास्टर का हालत खराब है जो खुद नहीं पास कर सकता है, उसके द्वारा बनाए गए चोपड़ी को पढ़ के नहीं पास होता है लड़का। ध्यान रखना है कि आपके पास एनालिटिकल पावर होना चाहिए, और नहीं तो लड़के का कभी हम दोष नहीं निकालते हैं। लड़का तो बेचारा रॉ मटेरियल है, अयस्क। आप देख रहे हैं ना, सालों भर लाइब्रेरी में जो है आप बैठे, कान में लगा करके दिल्ली का जितना कोचिंग है सब सुने, गुजरातों वाला सुने, दिन में 4 बार शॉर्ट सुने, टेलीग्राम पर दिन में 3 बार पेपर बनाए। और तब भी मैं कह रहा हूं कि मेरिट अभी बताऊंगा, देखिएगा 50% नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लाइब्रेरी में लटक के, वो गुजरात में जो यहाँ जो डायरेक्टर है जिसको खुद नहीं पेपर का लेवल मालूम है, उसका पेपर सेट को सॉल्व करके रोज 5 गो शॉर्ट सुन करके जीपीएससी नहीं निकलेगा। चाहे इसके लिए जो कह लीजिए, आपको जो लिखना होगा मेरे उस पर लिख लीजिएगा। हम अपने राजनीतिक प्लेटफार्म पर रोजे 2000 लोग से गाली सुनते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लिखने वाला का हैसियत मेरे बराबर है नहीं। कारण पहला तो उसका जो है ओरिजिनल नहीं है, मेरा ओरिजिनल है। मैं जो है ओरिजिनल अपने YouTube चैनल पे बोल रहा हूँ, वहाँ भाग बालू नाम में RD YD CD लगाए हुए, क्या उसका गप करना है। उसको जो मन में आता है लिखे न। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, कोई किसी कोचिंग का दलालो हो सकता है, क्या मतलब बनता है। आइए देखिए, तो अब जरा खोजा जाए कि पहला का स्थिति क्या है। तो प्रथम बंधारणी सुधारा के द्वारा आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(2) में राज्य की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता अखंडता जैसे नए प्रतिबंध जोड़े गए थे। पहला सही है, आंसर हो जाएगा सी। इतना इजी। अब जरा बताइए पेपर का लेवल क्या था।
मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप जो है पकड़िए चीज़ों को कि कैसे आप सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए जरा, 3 जगह 4 है, तो पहले तो संभावना यही है कि चौथा स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम उससे भी बड़ा भाग्यशाली होंगे कि एक के बार में टिक मार देंगे बी। ठीक है, तो चौथा देखिए क्या कहता है। राष्ट्रीय न्यायिक निमणूक आयोग ने 2015 में सुप्रीम कोर्टे न्यायिक स्वतंत्रता नु उल्लंघन करवा बदल रद्द करियो हतो। एकदम सही सब जवाब है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो बी गया, तो जाओ भाई। अब जरा समझिएगा, बी गया तो खाली 3 को चेक कर लें कि ये गलत हो जाए तो अपना मामला फिट बैठ जाता है। ठीक है, नहीं अभी नहीं बैठता है। 3 गलत हो जाए तो उससे पहले 1 चेक कर लीजिए कि 1 का क्या होगा। कारण ई गया, सी में 1 नहीं है। अगर 1 सही हो जाए तो चांस थोड़ा जल्दी बनता है। अच्छा, और दूसरा तरीका कि 3 अगर गलत हो जाए तो चांस उससे भी पहले बनता है। तो तीसरा देखिए, तो भारत ना मुख्य न्यायाधीश ની નિમણૂકી राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद साथे परामर्श करीने करवाम आवे छे। नहीं, अरे परसों संजीव खन्ना भलामन किए हैं कि अगला जो है क्या कहते हैं वो गवेती गबली साहब, थोड़ा मैं भूल रहा हूं नाम, उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो पूर्व न्यायाधीश से परामर्श करके, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो 197 का आंसर हो गया ए। समझ गए? अब आइए 198, नीचे नामाथी कयु भारत सरकार अधिनियम 1935 ની જોગવાઈનું યોગ્ય રીતે वर्णन करे छे। 198 देखिए जरा पहले, फिर जरा देखिए यहाँ आंसर, या तो 4 या तो 3। ठीक है, या तो 4 या तो 3। तो पहले चौथा चेक करते हैं। तो कहता है तेने भारत में प्रथम वक्त मूलभूत अधिकारों की विभावना रजू करी छे। मैं अपने क्लास में ये लाइन लिखाता हूं जो मुझे याद है कि 1934 में एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने मूलभूत अधिकार को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए 1935 के एक्ट में मूलभूत अधिकार नहीं रखा गया। 4 गया, मतलब सी और डी गया। अब 2 चेक कर लेते हैं, सही तो ये, गलत तभी। माना देख लीजिए कि जितना सवाल आप 10 मिनट में करिएगा, अगर 10 सवाल तो हम 10 मिनट में 22 सवाल कर देंगे। तो दूसरा को एक बार जरा चेक करा जाए। तेने भारत में फेडरल कोर्टनी स्थापना माटे जोगवाई करी हती। आंसर ए 198 में, क्योंकि दूसरा सही है इसलिए आंसर ए। अब आइए 1999, भारत स्थानिक स्वराज विषय नीचे ना माथी कयु विधान साचू छे। इतना मजेदार है कि खाली चौथा अगर खोटू छे तो एक के बार में आंसर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, राज चूंटनी पंच पंचायती राज संस्थाओं અને राज विधानसभाओं બંનેની ચૂંટણીઓ યોજવા માટે जवाबदार छे। विधानसभा नहीं होगा, चौथा गलत है। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 1 सही है कि 2 सही है। बलवंत राय मेहता किए होंगे, ऐसे कहिएगा बलवंत राय मेहता किए होंगे भलामन, अपने को नहीं मालूम है तब भी सही पीटी पास। जो लाइब्रेरी में बैठ के कुर्सी तोड़ा, ऐसे हिला हिला के रटा, बलवंत मेहता कमेटी नी भलामन ना आधारे, बलवंत मेहता कमेटी नी भलामन ना आधारे, नहीं होगा, उसमें याद भूल जाएगा अशोक मेहता तो नहीं था। इसलिए ध्यान रखना है कि तोमर सर जो पढ़ाते हैं ना, ताकत नहीं है किसी को कि जो मजबूताई के साथ तोमर सर वाले तरीके में पढ़ा पाएं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बस अपना कीमती समय, बस 1 साल आप जीपीएससी के लिए हमको दीजिए। देखिए 2026 में हम आपको बाकियों से 10 क्वेश्चन आगे कर देंगे।
लेकिन हम पहला क्लास में नहीं करेंगे, पहले पढ़ना होता है, पहले लाइन मालूम होना चाहिए, उसके बाद काम आता है। अब आइए आज का अंतिम सवाल। भारत में न्यायिक समीक्षा विषय नीचे ना माथी कया विधान साचा छे? चौथा यदि साचा छे तो सी અને डी, आ खोटा छे तो ए અને बी। तो पकड़ते हैं, कहता है भारत में न्यायिक समीक्षा यूनाइटेड स्टेट्स करता व्यापक छे। यही गलत हो गया, हम क्लास में पढ़ाते हैं और ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ट्रंप का जब चुनाव हुआ तो वह चुनाव पहले सुप्रीम कोर्ट में गया और 14 जनवरी को जब वहां ओके हो गया तब ट्रंप 20 तारीख को शपथ लिया है। हमारे यहां कोई भी प्रकार का यदि कारोबारी तंत्र या विधायी का काम किया है तो उसको हमको कोर्ट में PIL दर्ज करना होगा। और अमेरिका में नहीं है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून अपने आप पहले न्यायपालिका में जाता है, वहां जब ओके तब राष्ट्रपति कहते हैं ओके। तो हमारा उससे ज़्यादा व्यापक नहीं है, हमारे में केस करना होता है। 4 खत्म। तो अब आगे काहल बढ़े, आगे दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा सही तो बी आंसर और दूसरा गलत तो ए आंसर। तो दूसरा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए। माने हम भाषा का कह रहे हैं, मैं जो हूँ सो एक बार हसमुख पटेल साहब से अर्जी कर रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फ्री, गुजराती कैसे रहा? हाई कोर्ट कैसे रहा गुजराती? भाई इसको गुजराती करिए ना, तब तो फिर हम आगे ताबानुई अदालत का क्या हाल होगा जरा ये बताइए, उससे नीचे गए तो इसलिए प्योर गुजराती ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुजराती किताब पढ़ने कोई फायदा नहीं है। ये जो है अनुवाद करने वाला आदमी बाहर का किताब पढ़ रहा है। तो बनने समीक्षा करवानी सत्ता 6, तब बी साचू एटले आंसर बी। तो आज हम खाली 10 गो क्वेश्चन आपको बताए, आपको मजा पड़ गया होगा। और अंत में एक बार फिर आपको वही कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट के साथ कि यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करने वाले गुजरात के छात्र क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है तोमर सर के टक्कर में। अब आपको उसके बाद भी अगर गांधीनगर में ख0 घ0 ग0 च0 में घूम करके अपना कैरियर बिगाड़ना है तो कैरियर आपका, जीवन आपका और आर्टिकल 21 भी आपका। अगर आप चाहते हैं कि अनुशासित होकर के पढ़ के पास करें और दूसरे कोचिंग के टीचरों को बैठा के पढ़ावें उसके बाद कि बाबू तुमको नहीं आता है, तुम झूठे खाली जो है फाफा फौजदारी कर रहे हो, तो एक बार फिर अगर आईएएस की तैयारी सटीक ढंग से करना चाहते हैं तो 27 अप्रैल सुबह 10 बजे आप जो है विश्वास एजुकेशन में आ सकते हैं। 9428804128 पर संपर्क करिए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फर्जियात है, जिनका नहीं होगा हम जो है अब वो 200 वाला सेमिनार नहीं करते हैं, 200 वाला क्लासों नहीं करते हैं, तो उनको हमको बिठाने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम 2 अलग टाइम रखे हैं। तो 27 अप्रैल 10 बजे सुबह जिनको आईएएस का प्रिपरेशन करना है, और जो जीपीएससी 2026 देना चाहते हैं या 25 का मेंस, इस दिन यहाँ मेंस के नए सिलेबस पर आपको चर्चा करेंगे। तो 27 अप्रैल को शाम को 5 बजे 9428804128 और 7043771326। अब लास्ट में मेरिट बता के नहीं जा रहे हैं, लिख के जा रहे हैं कि मिला लीजिएगा। ये जो पेपर है ये प्रथम दृष्टया कौन वाला पेपर है बताते हैं। एगो बॉलर है अभी आईपीएल में बिश्नोई, वो आता है और ऐसे करके गेंद फेंकता है गुगली, तब बैट्समैन को लगता है कि यहाँ पर गेंद है, बा ऐसे करके मारा ना, बा गेंदबा इधर हो गया।
बैट्समैन जो है आधा पिच पार, कीपर जो है उसको ऐसे कर दिया आउट। ये वाला पेपर वही है कि आपको डांसिंग डाउन द विकेट करवा करके मजबूर किया है कि टिक मारो। अब जैसे टिक मारे ना गेंदबाज घूम गया उल्टा। इसलिए जिन बच्चों का 200 में 90 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, वो प्रीलिम्स पास करके मेंस दे रहे हैं। जिनका 80 और 90 के बीच में है उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरिट इसी के बीच में झूलेगा। और वैसे अगर 2017 को याद करिए, इस पेपर में इतना चक्रम है कि मेरिट 113 चला गया था 400 में, तो मेरा मानना है कि 70 वाला भी मेंस इस बार लिखेगा। जैसे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, तो वैसे ही मेरा भी सपना है इस बार कि 70 वाला भी मेंस लिखेगा। और अगर नहीं लिखा तो फिर ये पेपर यूपीएससी वाला नहीं है। कारण यूपीएससी में 200 मार्क में मेरिट 80 जाता है। गुजरात से 200 बच्चे ही पास होते हैं तब 80 जाता है। इसमें गुजरात से 3000 से ज़्यादा बच्चे पास होंगे, तो मेरिट को नीचे जाना चाहिए। और नहीं तो फिर हसमुख पटेल साहब पेपर डाउन बनाए हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि 90 वाला मेंस लिख रहा है, 80 वाला तक को तैयारी शुरू रखना चाहिए। और रजनीश सिंह तोमर का नरेंद्र मोदी साहब के जैसा सपना है कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब बोले थे कि हवाई चप्पल वाला जो है वो हवाई जहाज में घूमेगा, तो रजनीश तोमर का भी सपना है कि 70 वाला इस बार का मेंस लिखेगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।